हेलो दोस्तों। क्या आपको भी हिंदी बोरिंग लगती है या डर लगता है कि इसमें अच्छे मार्क्स कैसे आएंगे? घबराइए मत। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कक्षा 10वीं हिंदी के वो गोल्डन क्वेश्चंस जो हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर आपने सिर्फ इतना पढ़ लिया तो आपके 90% से ज़्यादा अंक पक्के हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा जिसमें मैंने बताया था कि हिंदी में 95% कैसे लाएं, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, पहले वो वीडियो ज़रूर देख लेना। तो सबसे पहला क्वेश्चन, प्रगतिवाद की कोई दो विशेषताएं लिखिए। ये क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। तो प्रगतिवाद हिंदी साहित्य की वह धारा है जिसने समाज के शोषित और पीड़ित वर्ग की आवाज को प्रमुखता दी। प्रगतिवाद की दो प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं: शोषितों के प्रति सहानुभूति और शोषक वर्ग के प्रति आक्रोश। प्रगतिवादी कवियों ने समाज के गरीब वर्ग, मजदूरों और किसानों के प्रति गहरी सहानुभूति व्यक्त की। साथ ही उन्होंने जमींदारों, पूंजीपतियों और सामंतों के प्रति तीखा विरोध और घृणा प्रकट की। यथार्थवाद का चित्रण, इस धारा के कवियों ने कल्पना के लोक से बाहर निकलकर समाज की कड़वी सच्चाई और गरीबी का चित्रण किया। उन्होंने पुरानी रूढ़ियों, परंपराओं और ईश्वर के प्रति अंधविश्वास को त्याग कर तर्क और वास्तविकता पर बल दिया। रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है? ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा जा चुका है। हिंदी साहित्य के मध्यकाल के उत्तरी भाग को रीतिकाल कहा जाता है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इस काल की प्रवृत्तियों को देखते हुए इसे श्रृंगार काल नाम देने का सुझाव दिया था। इसे श्रृंगार काल कहे जाने के मुख्य कारण हैं श्रृंगार रस की प्रधानता, दरबारी संस्कृति, भक्ति का गौण होना। इस काल के कवियों की मुख्य विषय वस्तु प्रेम और श्रृंगार रही। चाहे वह नायक नायिका का भेद हो या सौंदर्य का वर्णन, कवियों का पूरा ध्यान श्रृंगारिक चित्रण पर ही रहा। रीतिकाल के अधिकांश कवि राजाओं और महाराजाओं के आश्रय में रहते थे। अपने आश्रयदाता को प्रसन्न करने और उनके मनोरंजन करने के लिए वे विलासिता और काम उत्तेजक वर्णन को प्राथमिकता देते थे, जिससे कविता में श्रृंगारिकता का बोलबाला हो गया। भक्ति का गौण होना, हालांकि इस काल में राधा कृष्ण के नाम पर कविताएं लिखी गई, लेकिन इसमें भक्ति भाव कम और श्रृंगारिक विलास अधिक था। तीसरा प्रश्न है, कवि सूरदास अथवा जयशंकर प्रसाद की काव्यगत विशेषताएं निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखिए। दो रचनाएं और भाव पक्ष। महाकवि सूरदास, ये प्रश्न ज्यादातर पूछा जाता है। भक्ति काल के सूर्य माने जाते हैं। महाकवि सूरदास सगुण भक्ति धारा की कृष्ण भक्ति शाखा के सर्वोपरि कवि हैं। इनकी दो रचनाएं हैं, सूर सागर प्रसिद्ध रचना और सूर सारावली। भाव पक्ष, वात्सल्य और श्रृंगार का अनूठा वर्णन। सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट भी कहा जाता है। उन्होंने बाल कृष्ण की चेष्टाओं और यशोदा के प्रेम का जैसा वर्णन किया है वैसा विश्व साहित्य में दुर्लभ है। भक्ति भावना, उनकी भक्ति सख्य भाव की है। वे कृष्ण को अपना आराध्य और सखा दोनों मानते हैं। भ्रमर गीत, सूर सागर के भ्रमर गीत प्रसंगों में गोपियों के विरह और उनके प्रेम की पराकाष्ठा देखने को मिलती है, जहां वे निर्गुण भक्ति पर सगुण प्रेम की विजय दिखाती है। दूसरे हैं जयशंकर प्रसाद, छायावाद के प्रवर्तक। जयशंकर प्रसाद आधुनिक हिंदी साहित्य के छायावादी युग के चार स्तंभों में से प्रमुख हैं। दो रचनाएं, कामायनी और आंसू। इनका भाव पक्ष मानवीय संवेदना और प्रेम। प्रसाद जी के काव्य में प्रेम और सौंदर्य का सूक्ष्म मिश्रण है। यह प्रेम स्थूल नहीं बल्कि आंतरिक और आध्यात्मिक गहराई लिए हुए है। प्रकृति चित्रण, उन्होंने प्रकृति का मानवीकरण किया है। प्रकृति उनके काव्य में केवल पृष्ठभूमि नहीं बल्कि एक सजीव पात्र की तरह सुख दुख में साथ देती दिखती है। राष्ट्रीय चेतना और दर्शन, उनके काव्य में भारतीय संस्कृति के प्रति गौरव और आनंदवाद का दर्शन झलकता है। कामायनी में उन्होंने श्रद्धा और मनु के माध्यम से हृदय और बुद्धि के समन्वय का संदेश दिया है। प्रश्न 4, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात की है?
सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत प्रसंग में गोपियों ने उद्धव के योग संदेश को पूरी तरह से नकार दिया था। उनके अनुसार योग की शिक्षा उनके लिए व्यर्थ है, क्योंकि उनका मन तो पहले से ही श्री कृष्ण के प्रेम में स्थिर है। गोपियों ने उद्धव को योग की शिक्षा ऐसे लोगों को देने की बात कही है जिनके मन चंचल हैं, जिनके मन में स्थिरता नहीं है, जो दुविधा में हैं। गोपियों के अनुसार योग की आवश्यकता उन लोगों को होती है जिनका मन भटकता रहता है, चक्री की तरह जिनका मन गोल गोल घूमता रहता है और किसी एक केंद्र पर टिका नहीं होता। उन्हें योग के माध्यम से एकाग्रता की जरूरत है। जो लोग कृष्ण के प्रेम से पूरी तरह डूबे नहीं हैं और जिनका विश्वास डगमगाता रहता है, उन्हीं के लिए योग का कठिन मार्ग उचित है। 5वां प्रश्न, फसल उपजाने के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? यह प्रसिद्ध कविता फसल से लिया गया है। इसमें प्रसिद्ध कवि नागार्जुन फसल के पैदावार को लेकर बात कर रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि केवल बीज बोने से नहीं होती फसल, बल्कि इसके लिए प्रकृति और मनुष्य के आपसी सहयोग की आवश्यकता होती है। वैज्ञानिक और प्राकृतिक दृष्टि से फसल उपजाने के लिए निम्नलिखित तत्व अनिवार्य हैं: मिट्टी, पानी, सूर्य का प्रकाश और हवा। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के आधार पर राम के स्वभाव की 2 विशेषताएं लिखिए। इस पाठ में उनके स्वभाव की 2 विशेषताएं निम्नलिखित दी हुई हैं: अत्यंत विनम्र और मृदुभाषी, धैर्यवान और शांतचित्त। जब परशुराम शिव का धनुष टूटने पर अत्यंत क्रोधित होते हैं, तब राम बिना डरे बहुत ही विनम्रता से परशुराम से बात करते हैं। वे क्रोध का उत्तर क्रोध से देने की बजाय अत्यंत कोमल शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिनसे उनकी मर्यादा और विनयशीलता स्पष्ट झलकती है। धैर्यवान और शांतचित्त। पूरे संवाद के दौरान जहां एक और लक्ष्मण अपनी व्यंग्यपूर्ण बातों से परशुराम के क्रोध की अग्नि को भड़का रहे हैं, वहीं दूसरी ओर राम धैर्य धारण किए हुए शांत खड़े रहे। उन्होंने केवल अपनी आंखों के संकेत से लक्ष्मण को बोलने से रोका और अंत में अपनी शीतल वाणी से परशुराम के क्रोध को शांत किया। प्रश्न 7, संगतकार किन किन रूपों में मुख्य गायक गायिकाओं की मदद करते हैं? कविता संगतकार के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि किसी भी मुख्य गायक या कलाकार की सफलता के पीछे संगतकार की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। संगतकार की मुख्य भूमिकाएं क्या क्या हैं? आवाज को सहारा देना। जब मुख्य गायक का स्वर थकने लगता है, तब संगतकार अपनी कोमल और मधुर आवाज मिलाकर उसे सहारा देता है। अकेलेपन का एहसास न होने देना। जब मुख्य गायक किसी जटिल तान या सरगम के जंगल में खो जाता है, तब संगतकार मुख्य धुन को पकड़े रहता है। प्रेरणा और उत्साह जगाना। जब गाते गाते मुख्य गायक का उत्साह कम होने लगता है, तब संगतकार अपना स्वर ऊंचा करके उसे फिर से ऊर्जा और प्रेरणा देता है। भटके हुए स्वर को संभालता है, अपनी प्रतिभा को पीछे रखता है। 8वां प्रश्न, खंड काव्य किसे कहते हैं? ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है। जिस काव्य रचना में नायक के संपूर्ण जीवन का वर्णन न होकर उसके जीवन के किसी एक पक्ष, एक घटना या एक अंश का चित्रण किया जाता है, उसे खंड काव्य कहते हैं। इसमें महाकाव्य जैसी विशालता नहीं होती, बल्कि यह अपने आप में पूर्ण और संक्षिप्त होता है। अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। जब काव्य में किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना का वर्णन लोक मर्यादा या लोक सीमा से इतना अधिक बढ़ा चढ़ाकर किया जाए कि वह असंभव सा प्रतीत होने लगे, तो वह अतिशयोक्ति अलंकार होता है। सरल शब्दों में जहां किसी छोटी सी बात को बहुत बड़ी बनाकर पेश किया जाए, वह अतिशयोक्ति होता है। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सिगरी लंका जरी गई, गए निशाचर भाग। यहाँ वर्णन है कि अभी पूंछ में आग लग भी नहीं पाई थी कि पूरी लंका जल गई और राक्षस भाग गए। आग लगने से पहले ही लंका का जलना लोक सीमा से परे है, अतः यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। 10वां प्रश्न है, हास्य रस की परिभाषा लिखते हुए उदाहरण लिखिए। जब किसी व्यक्ति की विचित्र वेशभूषा, चेष्टा, विकृत आकृति या अनोखी वाणी को देखकर या सुनकर मन में जो विनोद का भाव जागृत होता है, उसे हास्य रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव हास है।
उदाहरण है तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट घंटा भर आलाप, घंटा भर आलाप राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। यहाँ गायक की अजीब स्थिति और श्रोताओं के भागने का वर्णन है जो हंसी उत्पन्न करता है। मैंने यहाँ पे वो 10 प्रश्न आपके लिए प्रस्तुत किए हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। परीक्षा के लिए कुछ प्रो टिप्स। कवि लेखक परिचय, कम से कम 2 प्रमुख रचनाएं और भाषा शैली जरूर याद करें। साफ सफाई, हिंदी की उत्तर पुस्तिकाओं की शुद्धता और सुंदर लिखावट का बहुत महत्व है। समय प्रबंधन, व्याकरण के प्रश्नों को पहले हल करें क्योंकि उनमें पूरे अंक मिलते हैं। अगर आपको इन सभी प्रश्नों के और डिटेल्ड आंसर चाहिए तो कमेंट में PDF लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।